हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस है योगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का पीरियोडिक टेस्ट 1 करेंगे। इस टेस्ट का सिलेबस है चैप्टर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये 40 मार्क्स का टेस्ट है और टाइम अलॉटेड इज 1.5 आवर। ये सारी हमारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो ये पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चंस हैं और 5 सेक्शंस हैं। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स सेक्शंस डिवाइडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। Question number 1. The HCF of two numbers is 5 and their LCM is 150. If one of the numbers is 25, the other number is, ये MCQ है और हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है HCF into LCM is product of two numbers. ठीक है, तो हमें HCF दिया हुआ है 5 और LCM दिया हुआ है 150 और 1 नंबर दिया हुआ है 25 और हमने सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम सेकंड नंबर निकालने के लिए 5 into 150 को 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 0। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 30। तो मेरी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 30। Question number 2. If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to aqb, where a and b are prime numbers, then what is the LCM of p and q? तो वो कह रहा है, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि p is equal to ab square and q is equal to a cube b। ठीक है, ए और बी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने एलसीएम निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, ए और बी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और ग्रेटेस्ट पावर लेना है ईच प्राइम फैक्टर का। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ए और बी हैं। तो ए का ग्रेटेस्ट पावर दोनों में कौन सी है 3 और बी की ग्रेटेस्ट पावर दोनों में है 2। तो ए क्यू बी स्क्वायर क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ए क्यू बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। Question number 3. If alpha beta are the zeros of the polynomial this, then find the value of alpha square plus beta square. Question number 3 हमें polynomial given है x square minus 5x plus 6। तो सबसे पहले यहाँ पे a b c की वैल्यूज लिख लेते हैं। x square का कोफिशिएंट होता है a, तो ये इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के साथ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a हो गया 1, b की वैल्यू हो गई हमारी x का कोफिशिएंट -5 और कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा 6। ठीक है, अब हमने निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे b है मेरा -5, तो माइनस इंटू -5 और a है हमारा 1। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। c है मेरे पास 6 और a है 1, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 6। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5 का स्क्वायर -2 इंटू 6 दैट इज़ 25 माइनस 12। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 13। तो यहाँ पे मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉज थीटा की। ठीक है, तो पहले सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉज थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12/13। ठीक है, अब हमने साइन निकालना है। देखो बेटा, कॉज की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये मेरे पास बेस आ गया 12 के। वैसे तो हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 12 के और हाइपोटेन्यूज आ गया 13 के। ठीक है, तो जब हम ये ड्रॉ करेंगे 12 के और ये 13 के, और हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर अंडर द रूट, और ये आ जाएगा 25k स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 5k। ठीक है, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 5k। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरा 5k, तो यहाँ पे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5k अपॉन 13k। ठीक है ना, साइन की वैल्यू हो जाएगी 5k अपॉन 13k, तो k क्या हो गया कैंसिल, तो मेरी वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13। कॉस थीटा था मेरे पास 12 अपॉन 13, तो एलसीएम हो गया मेरा 13, तो 5 प्लस 12 हो गया 17 अपॉन 13। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन है 17 अपॉन 13। तो ये मेरे MCQs थे, और इसके बाद हमारे पास 2 MCQs और हैं assertion रीजनिंग के, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, assertion is the zeros of the polynomial x square minus 4 are equal, और ये मेरा रीज़न है, तो पहले हम assertion को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, वो कह रहे हैं जीरोज इसके इक्वल हैं, तो जीरोज निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, तो मतलब एक जीरो है प्लस 2 और एक जीरो है माइनस 2, तो पर उन्होंने बोला है जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो ये इक्वल नहीं है, तो मेरा एजर्शन क्या हो गया, एजर्शन हो गया फॉल्स, तो हमें रीज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे एजर्शन इज फॉल्स का क्योंकि एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बट हम रीजन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ इक्वल जीरो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल जीरो, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तब हमारे पास इक्वल जीरोज होते हैं, ये ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है assertion the pair of linear equations 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y is equal to 7 has no solution. Okay, so 2x plus 3y is equal to 9, 4x plus 6y is equal to 7, ये हम चेक करते हैं कि इसका नो सोल्यूशन है कि नहीं है। रीज़न है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस has no solution if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि यही कंडीशन होती है नो सोल्यूशन की, तो रीज़न तो हमारा ठीक है। और जो रीज़न है अगर हमारा एजर्शन ट्रू हुआ तो रीज़न हमारा एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को, तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारा एजर्शन ट्रू है कि नहीं है। तो a1 upon a2 आ गया मेरा 2/4 जो कि होता है हाफ, b1/b2 आ गया मेरा 3/6, अगेन इट इज़ हाफ, एंड c1/c2 आ गया मेरा 9/7 जो कि कैंसिल नहीं हो सकता। सो a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 upon c2, तो येस ये नो सोल्यूशन है। और हमारा रीज़न भी दिया हुआ था कि ये कंडीशन होती है नो सोल्यूशन की, सो विच इज़ ऑल्सो राइट। सो हमारी ऑप्शन बी है यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सॉरी हमारी ऑप्शन ए है यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे 6 MCQs थे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी 2 मार्क क्वेश्चंस के साथ। Find the HCF and LCM of 96 and 404 by prime factorization method and verify that HCF into LCM is product of two numbers. तो HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 96 एंड 404 की पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 4s are 8, 16, 2 8s are 16, 2 24s are 48, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। ठीक है, ऐसे ही 404 की करते हैं। 2 2s are 4, 0 2s are 4 and 2 1s are 2, 0s are and 1 0s are 1। तो 101 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि 101 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखेंगे 96 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 raised power 5 इंटू 3 raised power 1। ऐसे ही 404 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101 जो कि हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब हमने LCF निकालना है। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर तो सिर्फ 2 है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, तो ये आ गया 2 raised power 2 जो कि होता है 4, तो HCF आ गया हमारा 4। LCM निकालते हैं
एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो पहले सारे प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो हमारा प्राइम फैक्टर है 2, 3 और 101। अब ग्रेटेस्ट पावर 2 की है हमारे पास 5, 3 की हमारे पास ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है और 101 की भी 1 ही है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 2 रेज़ पावर 5 होता है 32 और 101 इंटू 3 हो गया 303। ठीक है जी। तो यहाँ पे 303 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 0 3 3 ज़ा 9, 6969। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 9696 एलसीएम आ गया। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमने वेरीफाई करना है। सो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ into LCM इज इक्वल टू 4 इंटू 9696 और इसकी वैल्यू निकालेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास 2 नंबर्स जो हमारे हैं वो है 96 एंड 404। तो यहाँ पे लिखेंगे 96 इंटू 404 और ये वैल्यू हम निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। तो 9696 मैंने यहाँ पे निकाला था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 4 9 ज़ा 36, 37 38, 3 कैरी ओवर, 4 6 ज़ा 24, 25 26 27, 2 ऊपर एंड 4 9 ज़ा 36, 37 38। सो ये आ गया मेरे पास 38884। यहाँ पे था 4 6 ज़ा 24, 25 26 27। ठीक है, 2 कैरी ओवर, 4 9 ज़ा 36, 37 38। तो यहाँ पे ये है 7, 38784। ऐसे ही 404 को हमने 96 से मल्टीप्लाई करना है। सो 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36। तो ये आ गया मेरे पास 4, ये आ गया 8, ये आ गया 7, ये आ गया 8 और ये आ गया 3। तो 38784। तो ये वैल्यू भी 38784 है, ये वैल्यू भी 3784 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to product of 2 numbers, hence verified। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। Solve for x and y by the elimination method। 3x plus 2y is equal to 11 and 2x plus 3y is equal to 4। ये दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम देखो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ये बताया है कि अगर ये x फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वही सेम जो है सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है, इंटरचेंज कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें सिंपलर इक्वेशंस मिल जाती हैं और उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। बट ये ऑलरेडी सिंपल इक्वेशन है, ठीक है ना, तो हमें वो वाला मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन नंबर 2 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 6x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 22 और यहाँ पे मिल जाएगा 6x प्लस 9y इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, और इसे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस 9 आ जाएगा मेरे पास -5y और 22 माइनस 12 आ जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2। ठीक है, अब यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे। सो पुट इन 1 3x plus 2 into -2 is equal to 11. So 3x minus 4 is equal to 11. 3x is equal to 15. ये -4 उधर जाके प्लस हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/3 दैट इज़ 5। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमेशा चेक भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 इज़ 15, 2 इंटू -2 इज़ -4। तो 15 - 4 क्या आ गया आपके पास 11 आ गया। तो वेरीफाई भी कर सकते हो अपना आंसर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट दिस। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें एक्सप्रेशन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हमें ये गिवन है। तो हमें पता है ये कौन सी फॉर्म है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और मुझे कॉट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7/8। तो यहाँ पे 7/8 मैं पुट कर दूंगी, उसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 49/64। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो x square minus 3x minus 10 सपोज कर लेते हैं ये मेरा पॉलिनोमियल है px। अब मुझे जीरोस निकालने हैं तो पहले सपोज करूँगी लेट माई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए यहाँ पे मेरे पास जो सम है वो क्या है, -3 है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है -10। तो मुझे 2 इंटीजर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट है -10 और सम है -3। तो 5 2s are 10 होता है, राइट। बट मुझे -10 और -3 यहाँ पे चाहिए, तो -5 और +2 अगर मैं लूँगी तो -5 इंटू +2 इज़ -10 एंड -5 + 2 इज इक्वल टू -3। तो मेरे 2 इंटीजर्स हैं -5 एंड +2। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, x माइनस 5 ब्रैकेट में प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो x माइनस 5 0 के इक्वल है या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी मेरे पास, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये मेरे आ गए जीरोस, ठीक है। अब उन्होंने आगे पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें पता है कि रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में कि अगर अल्फा और बीटा मेरे 2 जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है। a b c क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। तो a इसका कोफिशिएंट है, b इसका कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो मेरे जीरोस हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 बी माई जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आ गया 5 प्लस -2, तो ये आ गया 5 - 2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम -b/a निकालेंगे तो -b/a। तो यहाँ पे हम b और a लिख लेंगे कि क्या है मेरे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -10, ठीक है। ये हमने लिख लिया, कंपेयर कर लिया हमने इस पॉलिनोमियल के साथ, तो ये वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -b दैट इज़ माइनस इंटू -3 और a है 1, तो ये आ गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा भी 3 है, -b अपॉन a भी 3 है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। एक ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हमने दूसरी क्या करनी है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा बीटा क्या आ गया 5 इंटू -2, तो ये हो गया मेरा -10, ठीक है। और c अपॉन a करेंगे, c की वैल्यू है हमारे पास -10 और a की वैल्यू है 1, सो -10 अपॉन 1, तो ये भी आ गया -10, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम आ गई। सो देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
तो ये इसी के साथ सेक्शन बी फिनिश होता है और सेक्शन सी 3 मार्क के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11, 3 bells ring at intervals 12, 15 and 18 minutes respectively. If all the 3 bells ring together at 8 a.m. after how much time will their next ring together? Find the actual time. ठीक है, तो जब भी हमारा बेल वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमने क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 इज इक्वल टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे 12, 15, 18 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर कॉमन डिवीजन मेथड से आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 12, 15, 18। सो 2 6 are 12, 15 as it is, 2 9 are 18, 2 3 are 6, 15 9, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 5 as it is, 1 are 3 and 5 1 are 5, 1 are ये आ जाएगा। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, सो 2 5 are 10 हो गया, 2 3 are 6, 6 3 are 18, तो ये आ गया 180। तो एलसीएम तो मेरा आ गया 180। ठीक है ना, मतलब कि जो बेल्स हैं वो कितने टाइम के बाद दोबारा से रिंग करेंगी? 180 मिनट्स के बाद, क्योंकि हमें यूनिट्स क्या दिए हैं? मिनट्स। सो देयरफॉर द बेल्स विल नेक्स्ट रिंग टुगेदर आफ्टर 180 मिनट्स। अब मिनट्स को हम क्या करेंगे? आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक्चुअल टाइम निकालना है। ठीक है, तो 1 मिनट में 1 आवर को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है ना, तो मिनट्स को 60 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। सो 180 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, सो 60 यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 8 AM पे वो पहले इकट्ठे रिंग करी थी, उसके बाद 3 आवर्स हमने इसमें ऐड कर देने हैं, तो जो कि आ जाएगा हमारे पास 11 AM। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, एक्चुअल टाइम। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing its digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. Consider all possible cases. ठीक है, the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits. So सबसे पहले हमें 2-digit number find out करना है। उसके लिए let us suppose let the digit at unit place be x and the digit at tens place be y. ठीक है, so therefore number formed is equal to 10y प्लस एक्स। ठीक है बेटा, ये मैंने पहले भी समझाया कि हमारा नंबर कैसे फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई नंबर है 46, तो उसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? यूजिंग इट्स प्लेस वैल्यू। सो 10 × 4, क्योंकि 4 टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10। तो 10 × 4 प्लस 6 × 1, क्योंकि ये 6 क्या यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, तो ये आ जाता है 10 × 4 प्लस 6। तो सिमिलरली y टेंस प्लेस पे है तो 10 × y प्लस x, ये हमारा नंबर ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर हम इसका जो नंबर है डिजिट्स को रिवर्स कर दें। डिजिट्स को रिवर्स कर दें मीन्स x टेंस प्लेस पे आ जाएगा और y यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। सो आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स new number is equal to 10x plus y, ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है 66। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 10x इज 11x, 10y प्लस y इज 11y इज इक्वल टू 66, और यहाँ पे आ गया मेरा 11 कॉमन। x प्लस y इज इक्वल टू 66, 66 के साथ 11 डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं।
इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। अब उन्होंने बोला है कि दोनों जो डिजिट्स हैं x और y उनका डिफरेंस है 2। हमें ये नहीं पता कि हमारा x इज बिगर देन y है कि y इज बिगर देन x है, हमें नहीं पता है। तो हमने दोनों ही केसेस को कंसीडर करना है, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कंसीडर ऑल द पॉसिबल केसेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1, लेट x इज ग्रेटर देन y। तो अगर x इज ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। सो 1 + 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा x + y = 6, x - y = 2 और ये कैंसिल हो गया। 2x = 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू 4 है वो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो 4 + y = 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे हमने x लिया था यूनिट प्लेस पे और y लिया था टेंस प्लेस पे। तो देयरफॉर नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये तो एक नंबर हमारा ये हो गया। अब हम केस 2 करते हैं। केस 2 में लेट y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या था 2, सो y - x = 2, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमें दोनों केसेस जो हैं वो कंसीडर करने हैं। तो इक्वेशन 1 थी मेरी x + y = 6 और ये है y - x = 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। सो हम करेंगे इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है x + y = 6 और इक्वेशन 2 में y - x है, तो इसको मैं -x + y = 2 भी लिख सकती हूँ। तो -x + y = 2, एडिंग देम ये कट जाएगा, 2y = 8 आ गया मेरे पास। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2, दैट इज़ 4। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1 थी मेरी x + y = 6, तो x + 4 = 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब मेरा x जो है वो यूनिट प्लेस पे है, y टेंस प्लेस पे है, सो देयरफॉर नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो मेरे दो केसेस आए। फर्स्ट केस में मेरे पास नंबर फॉर्म्ड आया 24 और दूसरे केस में नंबर फॉर्म्ड आया 42। तो यही उन्होंने हमारे से पूछा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर। तो हमारे दो नंबर्स आए हैं 24 एंड 42 विद 2 केसेस, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon secant theta minus tan theta। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले sin theta minus cos theta plus 1 whole upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon secant theta माइनस tan थीटा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले LHS और RHS को ऑब्जर्व करना है। RHS में हमारे पास सीकेंट थीटा और tan थीटा है और यहाँ पे साइन और कॉज है। तो LHS में मैं क्या कर सकती हूँ, LHS में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉज के साथ डिवाइड कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो जब हम कॉस थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन कॉस कर देंगे, कॉस अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस हो जाता है सीकेंट थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन अपॉन कॉस आ जाएगा tan थीटा, कॉस अपॉन कॉस आ जाएगा 1 और 1 अपॉन कॉस आ जाएगा सीकेंट थीटा। तो मेरे पास tan और सीकेंट के टर्म्स में तो आ गया ही, जैसे मेरे पास RHS में मुझे चाहिए था। पर इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा और सीकेंट थीटा को इकट्ठे लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को इकट्ठे लिख लिया और -1 को हमने इस तरीके से लिख लिया और डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है tan और थीटा की कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 1 है इसके जगह में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को सब्सटीट्यूट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज़ माइनस
सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में डालना है हमने, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख देना है, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। अब बेटा ये कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज, और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर हमारा हो गया टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक ये टर्म है माइनस और एक हमारे पास ये सेकंड टर्म है, ठीक है ना। जो टर्म्स होती हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट आउट होती हैं। तो दोनों टर्म्स में सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा जो है वो कॉमन है, ठीक है ना। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, कॉमन है। तो इन दोनों को इसको हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में ये पूरी की पूरी टर्म बाहर है तो इसकी जगह रह जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में है सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिख देंगे टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस टैन थीटा, और डिनोमिनेटर में मैं इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस सीकेंट थीटा, और प्लस टैन थीटा को एंड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 माइनस सीकेंट थीटा, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास बच गया टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है। ये मैंने LHS को सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। अब हम अपना RHS देखते हैं। RHS में है 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, तो RHS लिखते हैं 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करके मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा को सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने ये आइडेंटिटी की कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1, तो ये आ गया सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। तो RHS आ गया सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, और LHS में भी मेरे पास टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा था, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। If one zero of the quadratic polynomial 2x square minus 5x plus k is the reciprocal of the other, find the value of k। वो बोल रहा है कि एक जीरो जो इसका है इस पॉलिनोमियल का, वो दूसरे पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है। सो लेट द टू जीरोज बी, लेट द टू जीरोज बी, तो एक अगर अल्फा हुआ तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है px और उसके टू जीरोज हैं अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है 3 मार्क्स में, ये एक ईजी ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा, और वो होता है c अपॉन ए। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी की वैल्यूज। a है मेरे पास 2, b है मेरे पास -5 और c है मेरे पास k, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अल्फा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और c है मेरे पास k और a है मेरे पास 2, ठीक है। और इस साइड पे अल्फा और अल्फा क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास बच गया 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो ये बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन था फॉर 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो इसी के साथ मेरा सेक्शन C ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ, सेक्शन D।
सेक्शन डी, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्लासेस में करवाया जाता है ये क्वेश्चन। सो टू प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले प्रूफ में, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसे हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम का मतलब कि उनका HCF क्या है, 1 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, और डिनोमिनेटर इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मुझे मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और 5 इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे कि इफ़ अ प्राइम नंबर divides a square then it divides a। ठीक है, इसे हम स्टार या हैशटैग दे देते हैं क्योंकि हम दोबारा से भी यूज़ करेंगे। रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो है 5 ए को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, तो अगर 5 ए को डिवाइड करें, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 5 है और वो ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई क्वोशंट आएगा तो उस क्वोशंट को मैं मान लेती हूँ सी। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशंट, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू 5c की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन 1, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो ये मेरे पास आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, और 5 को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो यही रीजनिंग जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, सेम रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग हैशटैग। ठीक है, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 divides b square which implies 5 divides b। ठीक है, यहाँ पे था 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए, यहाँ पे हमने लिख लिया 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी। तो मतलब 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, 5 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 ए और बी का कॉमन फैक्टर है। बट दिस इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन। किस चीज़ की कॉन्ट्रोडिक्शन, हमने बिगनिंग में लेके चले थे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो उसको वही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। और ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी कैसे अराइज हुई, क्योंकि हमारी एजम्पशन जो हमने की थी कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन that root 5 is rational, therefore our assumption is wrong। ठीक है, due to our wrong assumption हम लिख चुके हैं, therefore our assumption is wrong, root 5
इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, हमने प्रूफ करना है यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम m स्क्वायर निकालेंगे और फिर n स्क्वायर निकालेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। LHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे और देखते हैं ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले निकालते हैं m स्क्वायर। तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, हम इकट्ठे ही कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हमने ये आइडेंटिटी ओपन की है, अब हम इसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सो माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और 2 tan थीटा साइन थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा हो जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये LHS को सॉल्व करके आया है। ठीक है, अब हम RHS लिखते हैं। RHS है मेरे पास 4√mn 4√mn। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट m की वैल्यू थी मेरे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा, n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा, सो tan थीटा प्लस साइन थीटा इनटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें कि tan थीटा इंटू साइन थीटा आए हमारे पास। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने LCM ले लिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अपॉन 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास दोनों टर्म्स में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और होल अपॉन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारी साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू साइन थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, तो RHS को सॉल्व करके ये आ गया और LHS को सॉल्व करके भी हमारा यही आया था। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो ये मेरा सेक्शन डी था। अब हमारा लास्ट सेक्शन रह गया है सेक्शन ई, केस स्टडी क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। Sunrise Amusement Park charges an entry fee of rupees X per adult and rupees Y per child. Two families visited the park on the same day. Family A, 4 adults and 2 children, paid a total entry fee of rupees 500. Family B, 2 adults and 4 children, paid a total entry fee of rupees 400. Based on the above information, answer the following questions. Represent the given situation algebraically as a pair of linear equations in X and Y. तो पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे रुपीज़ एक्स पर एडल्ट है और रुपीज़ वाई पर चाइल्ड है एंट्री फ़ी। तो फैमिली ए के लिए 4 एडल्ट जा रहे हैं, तो एडल्ट की 1 एडल्ट की एक्स रुपीज़ है, तो 4 एडल्ट की हो जाएगी 4x। 1 चाइल्ड की रुपीज़ वाई है, तो 2 चिल्ड्रन की हो जाएगी 2y, और टोटल हमारे चार्जेस हैं, एंट्री फ़ी है 500। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फैमिली बी के लिए 2 एडल्ट्स हैं तो 2x हो जाएगा, 4 चिल्ड्रन है तो 4y हो जाएगा, और टोटल एंट्री फ़ी यहाँ पे है 400। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पार्ट 1। अब वो पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट में फाइंड द एंट्री फ़ी चार्ज्ड पर चाइल्ड, एंड थर्ड पार्ट में फाइंड द एंट्री फ़ी चार्ज्ड पर एडल्ट। तो मतलब मुझे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीनों ही टर्म्स में 2 कॉमन है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा लगे तो हमें कॉमन निकाल के उसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x + y = 500। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x + y = 250। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को जब हम देख रहे हैं तो उसमें से हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। तो 2 कॉमन, x + 2y = 400। तो यहाँ से आ जाएगा x + 2y = 200, और इसे दे देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं कि 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं पहले। 2x + y = 250, और सेकेंड इक्वेशन को हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2x + 4y = 400, और हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा -3y, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 150। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 150 / 3। तो ये आ जाएगा y = 50। ठीक है, तो ये हमें सेकंड पार्ट में यही पूछा था कि फाइंड द एंट्री फ़ी चार्ज पर चाइल्ड, और चाइल्ड की y थी। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। तो वो हम लिखते हैं। अभी पहले हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पे कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इन 1 2x + y = 50। सो 2x + y = 250। तो 2x की वैल्यू आ गई 200, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100। तो एडल्ट की एंट्री फ़ी है ₹100 और चाइल्ड की एंट्री फ़ी है 50। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि एंट्री फ़ी ऑफ 1 चाइल्ड इज़ ₹50, और थर्ड पार्ट का आंसर है एंट्री फ़ी ऑफ 1 एडल्ट इज़ ₹100। ठीक है, और फोर्थ पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का है कि इफ़ अ थर्ड फैमिली विद 3 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन विजिट्स द पार्क, हाउ मच टोटल एंट्री फ़ी विल दे पे। तो अगर हमारे पास एक और फैमिली आ रही है जिसमें 3 एडल्ट्स और 3 चिल्ड्रन है, तो वो वाली जो फैमिली है वो कितनी एंट्री फ़ी देगी। ठीक है, तो अभी हमने निकाला कि एक एडल्ट की एंट्री फ़ी है 100। तो यहाँ पे लिखते हैं एंट्री फ़ी ऑफ 3 एडल्ट्स कितनी हो जाएगी, 3 × ₹100। ठीक है, तो वो हो जाएगा ₹300। ऐसे ही एंट्री फ़ी ऑफ 1 चाइल्ड है 50। सो हम लिखेंगे एंट्री फ़ी ऑफ 3 चिल्ड्रन इज़ इक्वल टू 3 × ₹50। तो ये हो जाएगा मेरे पास ₹150, और उन्होंने टोटल एंट्री फ़ी पूछी है। सो देयरफॉर टोटल एंट्री फ़ी ऑफ 3 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन आ जाएगा ₹300
प्लस ₹150, तो ये आ जाएगा मेरे पास ₹450। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 17 भी ख़त्म हो रहा है। हमने ये PT1 सॉल्व कर लिया है। सो फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आपने अपना अगर सॉल्व किया है तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 40।